नमस्कार, आप सभी का अपना YouTube चैनल तर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कटिबंध क्षेत्र के बारे में। क्या? कटिबंध क्षेत्र। कटिबंध क्षेत्र पढ़ेंगे। कटिबंध क्षेत्र। कटिबंध क्षेत्र पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे अक्षांश के बारे में। उसी अक्षांश से लेकर के आज हम कटिबंध क्षेत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी के दो भागों में बांटता है, पृथ्वी को जो दो भागों में बांटता है उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा भी। विषुवत या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये आपका विषुवत रेखा जो दो भागों में बांट दिया पृथ्वी को, ऊपरी वाले को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग खींचे थे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। उत्तरी गोलार्ध में खींचे थे क्या? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते थे। मकर रेखा। अच्छा, मकर रेखा के नीचे ये आपका 23.5 डिग्री अक्षांश है, लिख देते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश। मकर रेखा के नीचे आपका होता था 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते थे अंटार्कटिका रेखा। अंटार्कटिका रेखा। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री को बोलते थे 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। हो गया आपका ये अक्षांश। अब जो है ना, हम लोग कटिबंध के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कुछ ज्योग्राफी का लैंग्वेज जानते हैं, यानी कि भाषा ज्योग्राफी में। तो हमारा जो है गर्म क्षेत्र को, ज्योग्राफी में गर्म क्षेत्र को उष्ण बोला जाता है। ज्योग्राफी भाषा में गर्म क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण। अगर ठंडा क्षेत्र रहेगा तो उसको बोलेंगे शीत। क्या बोलेंगे? शीत। अगर गर्म और ठंडा दोनों रहे तो इसको बोलेंगे, गर्म और ठंडा रहेगा तो दोनों बोलेंगे उसको क्या? यानी कि उष्ण प्लस शीत। यानी कि उष्ण प्लस शीत बराबर शीतोष्ण हो जाएगा आपका, शीतोष्ण। ठीक है, उष्ण प्लस शीत बराबर शीतोष्ण हो जाएगा। तो हमारा जो सूर्य है ना, सूर्य वह मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा के बीच में ही चलती है। हमारा सूर्य क्या करता है? मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा के बीच में ही गति करता है। सीधी रेखा में हमारा सूर्य जो है क्या करता है? मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा के बीच में सीधी रेखा में क्या करता है? चलते रहता है। मकर पर जाएगा तो कभी कर्क पर जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि अगर जो हमारा मकर रेखा पर सूर्य है, हमारा सूर्य मकर रेखा पर है, तो जहाँ सूर्य रहेगा, समझिएगा, यह हमारा सूर्य किस रेखा पर है? इसको भी छोड़ दीजिए। हमारा सूर्य मकर रेखा पर है, तो जब मकर रेखा पर सूर्य है तो देख रहे हैं कि जो सूर्य से जो टेम्परेचर यानी कि धूप निकलेगा वो तो हीट करेगा ही। तो जब सूर्य से यहाँ से धूप निकलेगा तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर जो सूर्य है मकर रेखा पर, तो इसका ऊपर वाला भाग भी हीट होगा। ऊपर वाला भाग हीट होगा कि नहीं? ऊपर वाला भाग भी हीट होगा। आपका इधर नीचे वाला भाग भी क्या होगा? हीट हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं हीट। यानी कि गर्मी को क्या बोलते हैं? तो उष्ण बोलते हैं। गर्मी को उष्ण बोलते हैं। गर्मी को उष्ण बोलते हैं। अच्छा, यहाँ भी हमारा क्या हो गया? उष्ण हो गया। अब जब मकर रेखा से विषुवत रेखा पर जाएगा सूर्य हमारा, जब मकर रेखा से विषुवत रेखा पर जाएगा, कहाँ जाएगा? विषुवत रेखा पर। तो जब विषुवत रेखा पर जाएगा ना, तो हम देख रहे हैं कि सूर्य जो हमारा है इधर भी रोशनी देगा। ये एरिया में आपका रोशनी देगा, सूर्य देगा कि नहीं? अगर ऊपर में देखें तो ये एरिया में आपका रोशनी देगा, यानी कि टेम्परेचर देगा कि नहीं? टेम्परेचर यानी कि यहाँ अगर जो विषुवत रेखा पर है तो भी नीचे हीट करेगा और ऊपर भी हीट करेगा। रहेगा नहीं, यानी ये आपका उष्ण ऊपर भी हो जाएगा आपका और नीचे में भी उष्ण हो जाएगा, होगा कि नहीं।
अच्छा, अब जब विषुवत रेखा से जब चलेगा कहाँ, कर्क रेखा पर, सूर्य हमारा कहाँ जाएगा, विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर जब जाएगा सूर्य, तो सूर्य नीचे वाले भाग को हिट करेगा कि नहीं, और ऊपर वाले भाग को भी क्या करेगा, हिट करेगा। यानी कि ऊपर आपका क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्ण। क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। आप बताइए कि जब हमारा सूर्य यहाँ आ गया, हमारा सूर्य यहाँ आ गया, तो ऊपर उष्ण हो गया, नीचे भी उष्ण हो गया, लेकिन यहाँ क्या उष्ण रहेगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो इसका रोशनी आएगा नहीं, तब रोशनी आएगा तो ठंडा पड़ेगा, इधर पड़ेगा कि नहीं। जब सूर्य हमारा कर्क रेखा पर होगा तो ऊपर तो उष्ण होगा, नीचे भी उष्ण होगा, लेकिन जो आपका ये है यानी मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा के जो बीच में है, तो यहाँ आपका क्या पड़ेगा, शीत यानी ठंडा पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, यही बात आप यहाँ अगर जो बोले कि जब हमारा सूर्य मकर रेखा पर था तो यहाँ तो आपका हीट था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या चला गया था, शीत चल जाएगा। क्या शीत होगा कि नहीं, ठंडा रहेगा। जब मकर रेखा पर सूरज रहेगा तो हमारा जो है आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच में शीत यानी कि ठंडा रहेगा कि नहीं, ठंडा। और अगर यही आपका कर्क रेखा पर चल जाएगा तो आपका मकर रेखा के नीचे जो यानी अंटार्कटिका और मकर रेखा के बीच में है जो आपका शीत हो जाएगा। यहाँ समझे कि नहीं समझे, फिर से समझते हैं थोड़ा। यानी हमारा अगर हमारा सूर्य मकर रेखा पर है, कहाँ, मकर रेखा पर है, तो यहाँ हमको क्या पड़ेगा, गर्म पड़ेगा। गर्म को क्या बोलते हैं, उष्ण बोलेंगे, गर्म को उष्ण बोलेंगे। जब यहाँ हमारा मकर रेखा पर सूर्य है हमारा, तो यहाँ तक तो आपका क्या करेगा, हीट करेगा नहीं। तो जब यहीं तक नहीं हीट करेगा आपको, तो यहाँ आपका क्या पड़ेगा, शीत पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। अगर मकर रेखा पर है तो आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच में ठंडा पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, जब सूर्य विषुवत रेखा पर जाता है, कहाँ, विषुवत रेखा पर जाएगा, तो आपका कर्क रेखा पर भी गर्म पड़ेगा और मकर रेखा पर भी गर्म पड़ेगा। अब जब यहाँ विषुवत रेखा पर सूर्य आ जाता है, तब विषुवत रेखा से जब जाएगा आपका कर्क रेखा पर सूर्य, कहाँ जाएगा, कर्क रेखा पर जब सूर्य जाएगा तो आपका जो नीचे वाले भाग है यहाँ भी हीट करेगा और ऊपर में भी हीट करेगा। तो जब कर्क रेखा पर आ गया तो यहाँ वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी कि शीत हो जाएगा। होगा कि नहीं शीत। यहाँ पर आपका था तो यहाँ आपका गर्म पड़ेगा, और जब यहाँ जब गर्म पड़ेगा तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा, यानी कि शीत पड़ेगा। यहाँ क्या पड़ेगा, शीत। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब सूर्य मकर और कर्क रेखा के बीच में गुजरती है तो यहाँ आपका जो पूरा जो एरिया है हमेशा क्या करता है, हीट करता है। क्या करता है, हीट। तो हम हीट के क्या बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्ण। तो इसलिए इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो जितना भी एरिया होता है उसको क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और अगर पूछ लिया जाए कि मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में कौन सा क्षेत्र होता है, तो यहाँ देख रहे हैं कि गर्म भी पड़ रहा है और ठंडा भी पड़ रहा है, यानी कि उष्ण और शीत नहीं। तो इसलिए इसको बोला जाता है शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। ऊपर में भी आपका हो जाएगा क्या, शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में कि ये आपका नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। अब बताइए कि जब सूर्य हमारा जो है यहाँ कर्क रेखा पर है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सीधा चमकती है। तो जब यहाँ आपका कर्क रेखा पर रहेगा सूर्य, तो कर्क रेखा पर जब सूर्य रहेगा ना, तो यहाँ का जो रोशनी होता है ना तिरछे पड़ती है। कहाँ, तिरछे पड़ेगी, किस तरह, तिरछे। तो जब तिरछे पड़ती है ना तो रोशनी जाता है ना कि आपका यहाँ हीट चला जाएगा। क्या जाएगा, रोशनी। तो जब रोशनी जाएगा, हीट नहीं जाएगा, तो यानी आपका जो ये ऊपर वाला जो एरिया है ये कैसा रहेगा, शीत रहेगा, यानी कि ठंडा रहेगा। क्या रहेगा, ठंडा। उसी तरह से अगर जो आपका यहाँ आता है सूर्य, कहाँ, मकर रेखा पर जब सूर्य आता है तो यहीं तक आपका पड़ेगा धूप यहीं तक ना पड़ेगा, धूप नहीं, यहाँ तक आपका क्या, रोशनी पड़ेगा। क्या पड़ेगा, रोशनी। जब रोशनी पड़ेगा तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आपका शीत हो जाएगा, क्योंकि रोशनी पड़ रहा है ना कि टेम्परेचर पड़ रहा है वहाँ, ठीक है ना। तो आपके नीचे क्या हो जाएगा, इस शीत। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, ठंडा होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है आपका टुंड्रा होता है,
एक टुंड्रा होता है और दूसरा आपका टैगा होता है, टुंड्रा और टैगा। जब टुंड्रा और टैगा होता है ना, तो जो नीचे वाला एरिया होता है आपका वो हो जाएगा आपका टुंड्रा प्रदेश, क्या, टुंड्रा। और जो ऊपर वाला आपका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा टैगा, टैगा। ऊपर में भी कर लीजिए, यानी कि सबसे जो पोल पर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, टुंड्रा, और नीचे वाले को बोलेंगे टैगा। अगर हमसे यहाँ से पूछ लिया जाए कि किस प्रदेश में सबसे अधिक ठंडा पड़ता है, तो टुंड्रा पड़ेगा कि टैगा, तो देखेंगे कि टुंड्रा सबसे नीचे है, यानी ध्रुव पर मेन कौन है, टुंड्रा। तो सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ेगा, टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा, टुंड्रा प्रदेश में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये है उसने कटिबंधीय क्षेत्र है, उसने कटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ का जो एरिया है पूरा हीट रहेगा, क्या रहेगा, पूरा हीट, गर्म रहेगा। तो हम लोग जब ग्लोब खोलेंगे पूरा ना, तो जब ग्लोब खोलेंगे तो आप इस साइड देखिएगा कि पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, इधर आपका हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। अगर बीच में बात करेंगे तो आपका होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगर इस तरह भी बात करें हम तो आपको हो जाएगा उत्तर प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो हीट के वजह से क्या करता है ना, अथी जो होती है सूर्य की जो किरण होती है वह पानी को एब्जॉर्ब करके और वाष्प के रूप में उड़ा देता है। क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करके वाष्प के रूप में उड़ा देता है। और जब उड़ा देता है वाष्प के रूप में ना, तो यहाँ पर बादल बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है, बादल बनना शुरू हो जाता है। देख लेते हैं। ये आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय है। तो उष्णकटिबंधीय तो आपका क्या हो गया, इधर उत्तरी प्रशांत महासागर, इधर हो जाएगा आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। अगर बीच में बात कर लें हम तो आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। इधर भी बात करें तो उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, होगा कि नहीं। अब यही प्रशांत महासागर या जो अटलांटिक महासागर जो भी है, जितना भी मैंने पानी वाला एरिया है, यहाँ से सूरज की किरणें क्या करती है कि पानी को खींचना शुरू करती है। पानी को खींच करके और ऊपर जो है ना वाष्प के रूप में उड़ा देती है, वाष्प के रूप में उड़ा देती है। जब वाष्प के रूप में उड़ाती है ना, तो ऊपर जा करके घना बादल बन जाता है। क्या बन जाता है, घना बादल। क्या बनता है, घना बादल। तो अब बताइए कि जब घना बादल बनेगा तो वहाँ बारिश तो होगी ही होगी। बारिश क्या होगी, होगी ही होगी। तो जब बारिश होता है ना, जब बारिश यहाँ होता है ना, तो यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, घने हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि पेड़ को घने या जो पेड़ जो है विकसित होता है, विकसित होने के लिए उसको दो चीज़ चाहिए, एक धूप और दूसरा पानी। तो हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पानी मिले जा रहा है, जो यानी अटलांटिक हो गया, यहाँ पैसिफिक हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, यहाँ से पानी भी मिल गया हमारा। यहाँ देखते हैं कि जब सूरज की किरणें मकर से अगर जो कर्क के बीच में जाती है तो भी विषुवत रेखा पर चमकती है, तो यहाँ से आपका क्या करेगा, पानी भी खींच लेगा कि नहीं। तो उड़ा करके क्या करता है, वाष्प के रूप में बदल देता है। वही वाष्प आपका क्या बन जाता है, बादल। क्या बन जाता है, बादल। जब वाष्प बादल बन जाता है, जब वाष्प बादल बन जाता है, तो यहाँ जो है ना विषुवत रेखीय, ये विषुवत रेखा पर जितना भी है। अच्छा, एक बात और भूल गए कि विषुवत रेखा जो है ना आपका, यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती कि नहीं। तो जब गर्मी अधिक पड़ती है ना, तो यहाँ के लोग जो होते हैं ना बहुत काले होते हैं। यहाँ के लोग क्या होते हैं, बहुत काले होते हैं। यही बात बोलना चाहते थे कि यहाँ के विषुवतीय रेखा के जितने भी लोग होते हैं क्या होते हैं, काले होते हैं। अच्छा, यहाँ पर वन की हम बात कर रहे थे, क्या वन की बात। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जल भी मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, धूप, जल और धूप। तो जल और धूप जब मिलता है यहाँ पर, तो क्या बादल का निर्माण होता है। और जब बादल का निर्माण होता है ना, तो यहाँ पर डे यानी प्रतिदिन 2 से 4 के बीच में, यानी कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में हमेशा बारिश होती है। हमेशा पर डे बारिश होती है 2 से 4 के बीच में। कहाँ पर बारिश होती है, विषुवत रेखा पर। कहाँ पे, विषुवत रेखा पर। अब बताइए यहाँ के पेड़ पौधे के बारे में बात करते हैं कि पेड़ पौधे आखिर कैसे होंगे, विषुवत रेखीय वन में जो होते हैं पेड़ पौधे कैसे होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ को विकसित होने के लिए एक पानी और दूसरा धूप चाहिए, एक पानी और दूसरा धूप चाहिए, जो दोनों विषुवत रेखा पर अवेलेबल है हमारा। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ से तो हमारा पानी भी मिल जाएगा और क्या मिलेगा, धूप भी मिलेगा। तो जब पानी और धूप मिलेगा ना, पानी और धूप मिलेगा, तो यहाँ पेड़ पौधे निकलना शुरू कर देते हैं। पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, निकलना शुरू कर देते हैं। पेड़ पौधे निकलना शुरू कर देते हैं। अब बताइए कि यहाँ जो है सभी पेड़ पौधा को यहाँ कंपैरिजन चलता है ना, कंपैरिजन चलता है इस बात को लेकर के कि कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ पौधे बड़े भी होते हैं। तो आखिर विषुवत रेखीय प्रदेश में कैसे पौधे होते हैं, बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है ना।
तो कोई भी पौधे को विकसित होने के लिए क्या चाहिए? धूप और पानी। तो यहाँ धूप भी मिल गया और पानी भी मिल गया। अब बात है कि सभी पौधों को तो पानी समान मिलेगा, क्योंकि पानी नीचे से मिलता है। पौधा का सभी पौधा का पानी क्या मिलेगा? समान मिलेगा। लेकिन धूप तो समान नहीं मिलेगा। तो इन लोग धूप लेने के लिए क्या करते हैं? लंबा होना शुरू कर देता है, लंबा होना शुरू कर देता है, यानी कंपटीशन होता है। क्या होता है? कंपटीशन। किसको लेकर के? धूप को लेकर के। धूप को लेकर के कंपटीशन होता है। और जब कंपटीशन होता है ना, तो यहाँ के जो पौधे होते हैं लंबा होना शुरू होते हैं, लंबा होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है कि विषुवतरेखीय जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे। अब बात है कि जब पेड़ पौधा लंबा होगा तो उसकी मोटाई क्या? पतला होगा या मोटा होगा? तो जाहिर सी बात है कि पतला होगा। पतला ही चीज़ में ऊपर तक जाता है, पतला चीज़ ही ऊपर तक न जाता है। तब विषुवतरेखीय जितना भी पेड़ पौधे होते हैं पतले होते हैं और क्या होते हैं? लंबे होते हैं। अब बात है कि जब लंबा होता है तो अगर हवा चलेगा तो वो गिर भी सकता है, पेड़ गिरेगा कि नहीं? तो यहाँ के पेड़ जो होते हैं ना दृढ़ होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ के पौधे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं पेड़ कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। विषुवतरेखीय पेड़ लंबे होते हैं। अब बताइए कि विषुवतरेखीय पेड़ जो लंबे होते हैं किसी भी पेड़ को विकसित होने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक धूप और दूसरा पानी। यहाँ पर हमारा विषुवतरेखा पर दोनों भी लेवल है, यानी पानी भी मिल जा रहा है और धूप भी मिल जा रहा है। धूप मिल रहा है क्यों? क्योंकि सूरज जो है मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में चलता है। तो अगर मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में जाएगा तो भी एक बार विषुवत पर चमकेगा, अगर जो कर्क से मकर रेखा के बीच में आएगा तो भी एक बार विषुवत पर चमकेगा। इसलिए यहाँ क्या धूप जो है बहुत अधिक पड़ता है और पानी आपसे यहाँ पानी भी मिल जाएगा। तो पानी और धूप को क्या करते हैं? यहाँ पानी और धूप जो होते हैं ना, पानी और धूप ये गर्म होकर के, पानी और धूप जो है गर्म होकर के ऊपर वाष्प के रूप में उड़ जाता है। और जब वाष्प के रूप में उड़ता है ना तो क्या होता है? वहाँ बादल बनता है। क्या बनता है? बादल। और जब बादल बनता है तो क्या? घना। जब बादल बनता है तो घना बारिश होता है, घना बारिश होता है। अब यह बारिश होता है कब? 2 से 4 के बीच में। पानी होता है कब? 2 से 4 के बीच में। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। अब पता है कि जब पेड़ पौधे लंबे होंगे तो क्या मोटे होंगे या पतले होंगे? तो जाहिर सी बात है कि जब लंबे होंगे तो पतले ही होंगे, लंबे होंगे तो पतले होंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि विषुवत रेखीय पेड़, विषुवतरेखीय पेड़ कैसे होते हैं? लंबे होंगे, क्या होंगे? पतले होंगे, लंबे पतले। अब बताइए कि जब पतले होंगे तो हवा चलेगा तो गिर भी सकता है पेड़। तो इसलिए लंबे पतले के साथ साथ उन लोग मजबूत भी होता है। उन लोग पेड़ कैसा होता है? मजबूत होता है। उन लोग पेड़ मजबूत होता है, मजबूत। विषुवतरेखीय पेड़ कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, पतले होते हैं और मजबूत होते हैं। अब आता है यहाँ उनका पत्तियाँ की बात। पत्तियाँ कैसे होती हैं? तो इनका पत्तियाँ जो है ना बहुत बड़ी होती हैं, पत्तियाँ बड़ी होती हैं। पत्तियाँ बड़ी होने का रीज़न है कि जहाँ पानी अधिक रहेगा वहाँ की पत्तियाँ बड़ी होती ही, वहाँ की पत्तियाँ बड़ी होती हैं। तो इनकी पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियाँ कैसी होती है? बड़ी होती है। कोई दिक्कत? विषुवतरेखीय वन कैसे होते हैं? विषुवतरेखीय पेड़ लंबे होंगे, पतले होंगे, मजबूत होंगे, पत्तियाँ होंगे और पत्तियाँ कैसी होती है? बड़ी होती है। ठीक है। लंबे होने का कारण क्या है? तो इनमें कंपैरिजन चलता है धूप को लेकर के, क्योंकि जल तो नीचे सबको मिल जाएगा इक्वल, लेकिन लंबे होने का कारण क्या है? धूप। जो ज़्यादा लंबा रहेगा उसको धूप अधिक मिलेगा, जो कम लंबा रहेगा उसको धूप कम मिलेगा। इसलिए यहाँ के जो है पेड़ पौधे क्या कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के कारण यहाँ के पेड़ लंबे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लंबे और मजबूत, लंबे और मजबूत और पतले होते हैं। ये था आपका कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को अगर जो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।